हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में चैप्टर 7 है, उसका पार्ट 8 लेके आए हैं दोस्तों। पार्ट 8, ठीक है। और पार्ट 7 में हमने बात किया था कि व्हेन only register is connected to the AC सर्किट, है ना। तो उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि भाई I और V का क्या खेल होता है। हाँ, V ऐसे था, I भी ऐसे ही था, ओमेगा टी। हाँ, दोनों का फेस डिफरेंस कुछ नहीं होता है, दोनों सेम फेस से चलते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ये डिस्कशन था कि I का वैल्यू IM का वैल्यू VM के वैल्यू से छोटा होता है। क्यों? अपॉन R है ना, तो IM का वैल्यू VM के वैल्यू से कम होता है। तो देखो, मैंने लेंथ IM का कितना बनाया है, इतना, और VM का लेंथ ज़्यादा बनाया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो ये सब डिस्कशन का था हमारा। आज मैं सर्किट में ओनली इंडक्टर कनेक्ट करता हूँ। L इंडक्टर है ना, ठीक है। चला जाए, ओनली L। ओनली इंडक्टर। चलिए आ जाइए। NCERT टेक्स्ट बुक का लेक्चर है दोस्तों, प्लीज़। हाँ, आप इसको सीधा सीधा कंपेयर नहीं करिएगा जी नीट के लेक्चर से, ना लोचा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोचा हो जाएगा, ठीक है। चला आ जा। हाँ, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट तगड़े हो जाएंगे तेरे, ठीक है। चलो आ जाओ। जुम जुम जुम। हाँ भाई, ये है कि तू सोच ले, ये टेक्स्ट बुक का लेक्चर ऐसा होता है तो जी नीट का लेक्चर कैसा होता होगा, ठीक है। चला जा। अब दोस्तों, पहले तो मैं ये लिखूं इजीली, स्मूथली। As shown in figure, only inductor is connected to AC source, ठीक है। और आपको पता है कि AC सोर्स का वोल्टेज कितना होता है। वोल्टेज ऑफ AC सोर्स V इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। हाँ, ये डिस्कशन हो चुका है आगे वाली थियरीज में। हाँ, नवाब साइन ओमेगा टी लास्ट में बोला हूँ कुछ, मैं पार्ट 7 में देख लेना तेरे हिसाब से, ठीक है। ओके, इतना तो क्लियर है। अब थोड़ा इमेजिनेशन पावरफुल करते हैं दोस्तों। जैसे ही AC सोर्स आप कनेक्ट करते हैं, I बहना चालू हो जाएगा, बहका मैं बहका। जैसे ही इंडक्टर में I प्रवेश करता है दोस्तों, आपको पता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्या हो रहा है। ओहो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। यस दोस्तों, आपको पता है फील्ड लाइंस, और फिर क्या होगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। फ्लक्स चेंज होगा तो ऑब्वियसली EMF प्रोड्यूस होगा, और वो EMF कितना होगा, LdI/dt जितना, है ना। अक्रॉस इंडक्टर कितना EMF प्रोड्यूस होगा, VL इज इक्वल्स टू -LdI/dt। सिंपल है, ये लॉजिक आप बातें चैप्टर 6 में कर चुके हो, मुझे ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ। अब दोस्तों, दूसरा मेन दो बातें करना चाहता हूँ मैं। मान लो कि इन केस ऑफ कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस, इंडक्टर का खुद का रेजिस्टेंस मैं नेग्लिजिबल कर देता हूं। सपोज इफ रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर इज नेग्लिजिबल, तो दोस्तों उस सर्किट को हम प्योर इंडक्टिव सर्किट कहेंगे। तो उस सर्किट को क्या नाम देंगे दोस्तों, प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा, ये सब MCQs की बातें हैं, एक अच्छा वाला तगड़ा वाला MCQ आपको देता हूं। L जो है इंडक्टर, उसका काम क्या है, L का काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है उसका, क्या करता है वो। तो ये
जो करंट में चेंज होता है उसका अपोज करता है। सर एसी लगाया हुआ है तो करंट में चेंज होगा, है ना? हाँ, तो ये क्या करता है? अपोज करता है किसका? चेंज इन करंट का अपोज करता है। ये सारी एमसीक्यू में बातें आपको काम में आने वाली दोस्तों, है ना? लेवल आपका सुपर डुपर होने वाला है, ठीक है? चला जा। अब मैं इस सर्किट में दो टाइप के वोल्टेज देख पा रहा हूँ दोस्तों। इंडक्टर है ना, बैक ईएमएफ देता है, हाँ बैक ईएमएफ देता है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाऊं मैं बाय यूजिंग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। दोस्तों आपको पता है ना किरचॉफ सेकेंड लॉ में क्या होता है? सर्किट में टोटल वोल्टेज होता है उसका सम 0 होता है। तो देखिए दो टाइप के वोल्टेज हैं, एक वी एसी सोर्स का वोल्टेज है और एक किसका वोल्टेज है? अक्रॉस इंडक्टर। तो V प्लस वी एल इज इक्वल टू 0। वी एल कितना है? L डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, ये रहा, ठीक है सर। V इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी, ठीक है सर। तो डी आई इज इक्वल टू वी बाई एल इंटू डी टी। ईजिली जा रहे हैं, मैथमेटिकल स्टेप है आराम से। डी आई इज इक्वल टू वी की जगह पे आप रख सकते हो वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन एल, ठीक है। हाँ, अब इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। इंटीग्रेट बोथ दी साइड्स। जुम 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 जुम, टिके 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 टिके, चला जा, ओके। हाँ, 1 का विद रिस्पेक्ट टू डी आई आई होता है, वी एम अपॉन एल तो बाहर निकाल दो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। और दोस्तों ज़्यादा हैवी इंटीग्रेशन में, हैवी इंटीग्रेशन तो है नहीं ऐसे ना, और एक्चुअली आगे के लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया हुआ है। कभी कभी क्या होता है प्लस कांस्टेंट, ऐसा भी आता है दोस्तों। मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा प्लस कांस्टेंट क्यों आता है, ठीक है ना। बायोलॉजी वाले बच्चों को समझा दूं, ये स्क्वायर कांस्टेंट है, स्क्वायर कांस्टेंट है। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्यों होता है कि मान लो इंटीग्रेशन में कहीं पे भी थोड़ा बहुत मतलब आंसर में वैल्यूज में कहीं गलती आ जाता है तो इस कांस्टेंट से वो गलती एडजस्ट हो जाती है, इसलिए प्लस कांस्टेंट हम लिखते हैं। देखिएगा कांस्टेंट है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट है डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, तो ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 0। और ऑब्वियसली ये टर्म तो देखो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इस टर्म को रखूंगा, कांस्टेंट निकाल दूंगा। सब आगे सीख चुके आप, है ना, तो ज़्यादा डीप में जाएंगे तो लोचा हो जाएगा। स्क्वायर कांस्टेंट बोलते हैं इंटीग्रेशन का इसको। ये देखो कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसका वैल्यू 0 है। तो अब हम क्या लिखेंगे आगे? I इज इक्वल्स टू माइनस वी एम ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, ठीक है दोस्तों। 10th में आप पढ़ चुके हो, मुझे बार बार नहीं बोलना पड़ेगा। कॉस थीटा को आप क्या बोलते हो? साइन 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा को आप क्या बोलते हो? ये जो कॉस है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। 10th में आप पढ़ चुके हो, तो मैंने ये लिखा है ना कॉस ओमेगा टी, तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा चेंज हल्का फुल्का करता हूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं आवेगा। हाँ, इसको घुमा दिया तो बाहर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब आप देख पा रहे हो आई में ये वैल्यू क्या हो गया? आई एम हो गया। आई एम इज इक्वल्स टू वी एम बाय ओमेगा एल, वी एम बाय ओमेगा एल। बोलो है स्मूथली जा रहे हैं हम? स्मूथली जा रहे हैं बिल्कुल, कोई लोचा लबाचा है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, चलिए आ जाइए। इसको मैं दोस्तों आई एम इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन आर से कंपेयर करूँ खाली, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो आर, ओनली आर में ये रेजिस्टेंस का काम करता था, तो इस बार ओनली इंडक्टर में ये भी लाइक रेजिस्टेंस का काम करेगा, है ना। ओनली इंडक्टर में भी ये लाइक रेजिस्टेंस का काम
करेगा। ठीक है सर, अच्छी बात है, गुड, वेरी नाइस। चलो आ जाओ। अब दोस्तों ये जो ओमेगा एल है उसको शॉर्ट में बोलते हैं एक्सएल। क्या बोलते हैं? एक्सएल। इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका नाम क्या है? बच्चे का नामकरण तो होना चाहिए ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आज नया क्वांटिटी जानने को मिला हमको, एक क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, चला जा। तो मे आई राइट दिस, आई एम इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन एक्स एल। ठीक है सर, बराबर है। अब देख के ही मुझे पता चल रहा है कि आई एम का वैल्यू वी एम के वैल्यू से कम है। क्यों? क्योंकि वी एम के अपॉन में कुछ है, तो आई एम का वैल्यू ऐसे ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम का वैल्यू वी एम के वैल्यू से कम है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है आपको, छोटी छोटी बातें याद रखनी है आपको। ठीक है ना, चला जा। अब दोस्तों सीधी बात करता हूँ, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। थोड़ा इसको डिटेलिंग कर लेते हैं, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। क्या है ये? ओमेगा आप जानते हो 2 पाई एफ एल, बिल्कुल जानते हो आप। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ चल ठीक। अब दोस्तों एसी सोर्स लगा हो, जब एसी सोर्स लगा हो तब क्या होता है? एसी सोर्स के केस में एक्सएल इज, देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, और यहाँ पे एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ भी बोल सकते हैं। एसी में क्या होता है देखिएगा आप, फ्रीक्वेंसी होता ही होता है सर। एसी में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ना मतलब दोस्तों 1 सेकंड में यहाँ से 1 साइकिल पास हो रहा है, और मैं बोल देता हूँ 1 सेकंड में यहाँ से 2-3 साइकिल पास हो रहे हैं, 2-3 ऑसिलेशन हो रहे हैं। भाई 1 साइकिल का मतलब क्या? एक ऑसिलेशन है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक वेव बनना मतलब क्या? ऑसिलेशन ना। हाँ, तो दोस्तों जैसे जैसे ज़्यादा वेव्स जाती है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? एक्सएल का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। एक्सएल ज़्यादा हो जाएगा मतलब इंडक्टर जो रोकने का काम कर रहा है, इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो बढ़ जाएगा। मतलब कि अब जो करंट, एसी करंट आ रहा है उसका वैल्यू घट जाएगा। लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर से एक बार, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एफ बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली दोस्तों एसी करंट है उसका वैल्यू डिक्रीज कर देगा। ये एसी करंट का वैल्यू डिक्रीज कर देगा। ठीक है, आप ऐसे थोड़ा सा छोटा सा ड्राइंग बना देना कहीं पे। एक्सएल और ओमेगा का ग्राफ ये हो गया, एक्सएल और एफ का ग्राफ ये हो गया। ठीक है बेटा मोहन, हाँ चला जा, तेरे जैसा कौन हो रे दोस्त। चल ठीक है ना। अब दोस्तों मैं एसी की बात की है, यदि मैं वही डीसी में बात करता हूँ तो ऑब्वियसली एक्सएल प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एफ तो है ही। लेकिन आपको पता है दोस्तों डीसी में फ्रीक्वेंसी कहाँ होता है? डीसी का फ्रीक्वेंसी 0, तो एक्सएल 0। ओ सर रुकिएगा 1 मिनट सर। डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है तो सामने एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो गया, मतलब कि अब डीसी करंट को रोकने वाला कोई नहीं है। 5 आ रहा है, 5 निकला, 5 आ रहा है, 5 निकला। ये भले इंडक्टर यहाँ पे लगा है, समझना बात को। डीसी आया 5, ये डीसी बैटरी में से आया 5, जो 5। अब की बार इंडक्टर उसको कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? डीसी का फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, तो इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी नहीं होता है, रोकने वाला कोई नहीं, तो करंट उतना का उतना पास हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है इंडक्टर है ना, इंडक्टर वो डीसी करंट को डिक्रीज नहीं कर पा रहा था। ठीक है ना, डीसी करंट को डिक्रीज नहीं कर पाता है। बोलो क्लियर हो रही है बातें दोस्तों? क्लियर हो रही है? क्या क्या एमसीक्यू में क्या क्वेश्चंस पूछते हैं कभी कभी बताएं कि डीसी सोर्स में
एक्सेल का वैल्यू कितना, इतना छोटा एमसीक्यू पूछते थे तो बच्चे छोड़ के आते हैं सर पता नहीं क्या था, एरर है 0। क्यों? डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी 0, तो एक्सेल इज प्रोपोर्शनल टू ऐप के हिसाब से एक्सेल 0। ठीक है ना? तो ये लॉजिकल बातें हैं सारी। 2 मिनट स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ चल ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले ले एक बार शांति से। तो अब मैं थोड़ा आगे और बढ़ूंगा लाइफ में। जुम जुपक जुम जुम जुपक जुम जुम जुपक। भैया ओहो रे भैया, टिंग टिंग भैया, चला जा। अब देखो आराम से, मैं दोस्तों आपको फेजर डायग्राम समझाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले तनिक आप इधर देख लीजिए। V का फॉर्मूले A है और I के फॉर्मूले ये है। हाँ सर, फेजर डायग्राम बोल रहा हूं, मतलब फेज की बात करने वाला हूं, फेज की। ओके, ये रहा V का फेज क्या है, ओमेगा टी। ओहो, I का फेज क्या है सर? जो V का फेज है उससे π/2 कम है। क्या बात है सर, लॉजिक। जो V का फेज है उससे π/2 कम है I का फेज, है ना? और ये तो नोट था ही हमारे पास, Im का वैल्यू, हाँ ये लिख के रखना, V के वैल्यू से कम होता है। हाँ सर, बात हो चुकी है। चलो आ जाओ। फेजर डायग्राम मतलब दोनों का फेज शो करने वाला डायग्राम। आराम से देखिएगा। चलिए ठीक है, मैं पहले बना रहा हूँ Vm, ये रहा। एंगल कितना है, ओमेगा टी। फेज कितना है, ओमेगा टी। ये है Vm। मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, ओके। अब दोस्तों जब मैं Im मतलब I ड्रॉ करना चाहूंगा तो जो V है उससे π/2 कम है। जो V मैंने ड्रॉ किया ये रहा, जुम, उससे π/2 कम है। V ये रहा, उससे π/2 कम है I। तो ये बोलो, नहीं समझ रहा है दोस्तों? थोड़ा π/2 समझ रहा है ना तू? ठीक, बोल डन है, क्लियर है? तो ये है तेरा Im। ठीक वाह, बोलो क्लियर हो रहा है? जैसे Vm है, Im है, लेकिन जो V का फेज है ओमेगा टी, उससे I का फेज π/2 कम है। तो देखो मैंने π/2 कम बनाया, V यहाँ पे है, तो I उससे π/2 कम है। ठीक है, अच्छा दूसरा आपको मैं बता देता हूँ कि दोस्तों Vm यहाँ पे है, तो Vm के दो कंपोनेंट्स क्रिएट हो सकते हैं सर। एक यहाँ पे और एक ऊपर की डायरेक्शन में। यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे मुझे Vm cos ओमेगा टी मिलेगा, और इस रास्ते पे क्या मिलेगा, Vm sin ओमेगा टी मिलेगा। सिंपल लॉजिक बात है सर, है ना? ओके, आ जाइए। चलो दूसरा आपको क्लियर करना हो तो, अच्छा इसमें क्या मालूम है, इसका प्रोजेक्शन है y एक्सिस पे। किसका? इसका प्रोजेक्शन है y एक्सिस पे। y एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन है Vm sin ओमेगा टी। आपने 11th में पढ़ा था ये। ठीक है, चलो आ जाओ। दूसरा, इसी को बोलते हैं फेजर डायग्राम। आपको दिक्कत हो तो ये भी आप लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मैं ये कर सकता हूं दोस्तों, ऐसे बोल सकता हूं कि जो साइन का फेज है उससे V का फेज π/2 जितना ज्यादा है। लॉजिक क्लियर है सर? जो साइन, एक तो क्या बोला मैंने, V का जो फेज है ओमेगा टी, उससे I π/2 जितना कम है। तो ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि I से V का फेज π/2 जितना ज्यादा है। तो देखो ऐसे ड्राइंग हो सकता है क्या? ऐसे ड्राइंग हो सकता है। ये ओमेगा टी, ये I कर देता हूं,
और ये Vm कर देता हूँ। बोल चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ सर चलेगा। देखो Im था, जो Im है उससे देखो π/2 जितना ज़्यादा है Vm, हो गया। देखो Vm का लेंथ बड़ा रख रहा हूँ हर बार। देखो यहाँ पे Vm का लेंथ बड़ा है, Im का लेंथ छोटा है। क्यों? लेंथ मतलब वैल्यू। तो देखो मैंने बोला था Im का वैल्यू Vm के वैल्यू से कम होता है, तो देखो इसका लेंथ ज़्यादा रखा है, इसका कम रखा है। इसमें भी देखो Im कम रखा है और Vm ज़्यादा रखा है, ठीक है, क्योंकि Im का वैल्यू भी Vm से कम है। बोलिए डन हो रहा है? डन हो रहा है। लास्ट में कुछ नहीं है तो ये तो है ही सर। बोलो Im इस तरफ, Vm इस तरफ। क्यों? Im है ना Vm से, I है वो Vm से, V से π/2 जितना पीछे है, तो π/2 का एंगल बना दो। ऐसे नहीं ड्रॉ नहीं कर सकते आप, लॉजिक के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये भी हो सकता है। बोलिए दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। क्या होता है? फेजर डायग्राम। अब आता हूँ वेव डायग्राम पे। बहुत लेवल वाली बात होने वाली है वेव डायग्राम। वेव डायग्राम हेडिंग मार दे, वेव डायग्राम। चला जा। आज मज़े नहीं है यार तबीयत में यार, पता नहीं क्यों। ठीक है मैं ओके ऐसा तो, लेकिन मज़ा नहीं है ऐसा। ठीक है चल, वेव डायग्राम का ड्राइंग करने जा रहे हैं हम। जुपक जुम जुपक जुपक जुम जुपक जुपक जुम जुम। ओके ठीक है दोस्तों, V का साइन है, एंगल साइन बन रहा है। तो चलो, साइन मतलब यहां से स्टार्ट होता है, जितना हो उतना रे, थोड़ा देख लेना आपके हिसाब से भी। ठीक है, ये हो गया इसका मैक्सा, ये इसका मिनिमा। ठीक है। अब दोस्तों इमेजिनेशन ऐसा होने वाला है, आई का क्या करें? V तो ड्रॉ कर लिया मैंने जैसे तैसे, आई का क्या करें? अब देख मैं आपको थॉट ऐसा देना चाहूँगा, इनिशियली ये है t = 0 टाइमिंग पे यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, तो देख क्या है, t 0 रख, तो साइन 0 मतलब 0, मतलब v का वैल्यू 0। तो देखो इनिशियली v का वैल्यू 0 ही है, v का वैल्यू 0 है। अब इसमें रख तो दोस्तों t 0 रख रहे हो आप, देखना तो I = Im साइन, t 0 रख रहे हैं मतलब ये 0 माइनस π/2। दोस्तों क्या हो जाएगा, पूरा सीन आपको पता है, तो π/2 का वैल्यू 1 माइनस Im है ना, ये माइनस Im। तो t = 0 टाइमिंग पे I 0 नहीं है, I कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माइनस Im से, मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाले मैक्सिमम पे, तो यहां से स्टार्ट होगा वो। दोस्तों Vm से तो थोड़ा कम ही स्टार्ट करूं ना, हाँ क्योंकि Im का वैल्यू Vm से कम है तो थोड़ा ऊपर। ठीक है, अब देखिए ये तो फिक्स हो गया कि t = 0 टाइमिंग पे जो V है, वोल्टेज है, वो 0 है और I है वो मैक्सिमम है। तो लिख ले तू दोस्त, ये काम में आने वाला है तुझे कहीं पे भी। हाँ लिखेगा, चलिए यहीं पे लिख ले, t = 0 पे V0 I मैक्सिमम, वाइसा वर्सा है दोस्तों, फिर I0 तो V मैक्स, V0 I मैक्स, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो आजा ड्राइंग करते हैं। देख V0 था तो I मैक्सिमम था, देखो V मैक्सिमम है यहाँ पे तो I0, हाँ देखो V0 है तो I मैक्सिमम। ठीक है सर, देखो V मैक्सिमम है तो I0, देखो V0 है तो I मैक्सिमम, V मैक्सिमम है तो I0, इस हिसाब से चलता जाएगा। अब ड्राइंग कर ले। हाँ क्या बात है सर, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देखो प्लस Im, देखा Vm से वैल्यू कम है। ठीक है, तो ये है दोस्तों V और I का वेव डायग्राम। बोलो क्लियर हो रही है बातें? तो ही मैं आगे बढ़ूँ लाइफ में, एकदम रेडी राइट, पक्का, डन। चल एक और लॉजिक क्लियर करते हैं फिर हम फिनिश करते हैं।
मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, वोल्टेज अक्रॉस एल, एल के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो ये ड्राइंग दिख रहा है बच्चों को, ठीक है। तो देखो ये रहा, एल के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो सर हम तो पहले बचपन से ना ओहम्स के लॉ के हिसाब से V इज टू आई आर लिखते आ रहे हैं, हमको इतना ही नॉलेज है सर। एल के अक्रॉस है तो VL लिख दो। अब आप सोच रहे हो दोस्तों एल में कितना आई जा रहा है, AC सोर्स में से आई जा रहा है, तो वो आई क्या होगा, IRMS होगा। बिल्कुल सर। और इंडक्टर ज्वाइन किया हुआ है तो रेजिस्टेंस का काम कौन करेगा, XL करेगा। लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात है। तो ये है दोस्तों आपका VL इज इक्वल टू IRMS और इंटू XL। तो ये दोस्तों पिक्चर क्लियर है। मैं 2 मिनट बॉर्डर रफ कर देता हूं और 2-3 सम करवाता हूं अच्छे वाले, स्क्रीनशॉट ले ले दो। ओके ओके ओके, फाइनली सर इतना मजूरी किया ना तो हमको XL इज इक्वल टू ओमेगा एल इज इक्वल टू 2πfL मिला है ना। डबल XL मत लिख देना भाई, और शर्ट लेने नहीं जा रहा है तो ठीक। चल पहला क्वेश्चन ये बन रहा है मेरा, ऐसे लॉजिक क्लियर करने के लिए, DC सर्किट में XL का वैल्यू कितना, ऐसे रिवीजन कर ले एक बार। DC सर्किट में XL का वैल्यू कितना है, 0, अभी बोला था मैंने। दूसरा क्वेश्चन है XL का या तो ओमेगा L का यूनिट क्या होगा। सर ओमेगा L इज काइंड ऑफ रजिस्टर, सो ओहम क्या होगा यूनिट, ओहम। बोलो क्लियर है, क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस लेके आया हूँ, टेंशन नहीं लेना। तीसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, मान लो कि आपके घर में जो बिजली आ रहा है, हाँ मान लो क्या है ही, आपके घर में जो बिजली आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी, हमारे इंडिया में एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। हाँ तो इंडिया में पढ़ते हो आप तो इंडिया में सवाल पूछेंगे कि आपके घर में जो बिजली आता है उसका फ्रीक्वेंसी, नहीं दिया हो तो भी आपको 50 हर्ट्ज याद रखना है, ठीक है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो वोल्टेज 1 सेकंड में कितनी बार मैक्सिमम होगा, बोलिए। आपके घर में जो बिजली आ रहा है उसमें वोल्टेज 1 सेकंड में कितनी बार मैक्सिमम होता है, कितनी बार मैक्सिमम होता है। सब तो लोचा है सर, लोचो हो गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हैं, आइए सर। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, हर्ट्ज तो हमने लिखा है दोस्तों, हर्ट्ज की यूनिट है, हर्ट्ज के ऊपर से यूनिट बना है, लेकिन ये लिख सकते हैं दोस्तों रोटेशन पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, ये भी इसका यूनिट है, बराबर है सर। ऑसिलेशन पर सेकंड, वो भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब कि 1 सेकंड में यदि 50 साइकिल्स होते हैं तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो आपके घर में जो बिजली आ रहा है उसमें क्या होता है, 1 सेकंड में 50 साइकिल घूमता है, जूम जूम जूम, 50 बार प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो देखिएगा आप दोस्तों, मान लो ये वोल्टेज है, ये ना वोल्टेज ऐसे ही तो देता है, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी वाला, ठीक है। देखो 2 बार मैक्सिमम हो रहा है वोल्टेज, एक ऑसिलेशन में, सुनना, एक साइकिल में कितनी बार वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है, 2 बार मैक्सिमम हो रहा है। तो एक साइकिल में 2 टाइम मैक्सिमम हो रहा है और 2 टाइम मिनिमम होता है, ठीक है। तो दोस्तों कितने साइकिल हो रहे हैं आपके घर में, 50 साइकिल। तो 50 साइकिल में कितनी बार मैक्सिमम होगा, 100 टाइम्स, ठीक है। 1 सेकंड में 100 टाइम बार मैक्सिमम होगा वोल्टेज। बोलो क्लियर है कि नहीं बात, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चला जाए, एक अच्छा तगड़ा वाला और सम ले लेता हूं, तू भी क्या याद करेगा, है ना। चला जाए, मैंने एक सर्किट बनाया है, मुन्ना भाई वाला नहीं दोस्तों, हाँ लेवल वाला सर्किट बनाया है। उसमें एक इंडक्टर ज्वाइन किया है 1 मिली हेनरी वाला, 1 मिली हेनरी, मिली मतलब 10⁻³ हेनरी, ठीक है। उसमें मुझे XL मिल रहा है 1 ओहम का, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि इसमें जो AC
सर्किट कनेक्ट किया है, एसी सोर्स कनेक्ट किया है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा ये फाइंड कर लो। इतने इतने छोटे छोटे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों बोर्ड में। ओहो, एक्सएल इज इक्वल टू 2πf_l, 2 मिनट का काम है सर। एक्सएल इज इक्वल टू 2πf_l, ठीक है, चला जा। एफ फाइंड करना है तो एक्सएल अपॉन 2πl, एफ को हीरो बना दो, ठीक है। एक्सएल 1 ओहम, 2 × पाई, एल मतलब 10⁻³ 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 1000, 500 तो 500/पाई हर्ट्ज। हाँ, पाई की जगह पे 3.14 लिख के जो आंसर है कर देना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। ठीक ठीक ठीक, पक्का। कोई इश्यू है दोस्त, चला जा। मैंने 1-2 सम लिख के रखे हैं। अब मान लो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और कुछ वैल्यू लिखा है, हाँ, एल का वैल्यू है 2 हेनरी, तो एक्सएल फाइंड करो। चलो स्पीड में फटाफट फटाफट फटाफट, वीडियो पॉज करके अपने आप से ट्राई कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। फिर है 250, चलो आ जाओ ट्राई करते हैं। एक्सएल इज इक्वल्स टू 2πfl, 2 × पाई, एफ है 50, एल है 2, 200 पाई ओहम, ठीक है। अब इसको जैसे इधर को पाई का वैल्यू रख के करना हो कर देना, बोल, ठीक है, पक्का वाला बात, पक्का। चलो एक इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा आप, कमेंट बॉक्स में लिखना, हाँ, जो मैं भी दे रहा हूँ। एफ 50 हर्ट्ज है और एक्सएल 2 ओहम है, तो एल फाइंड करो, ठीक है। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, मजा आएगा। इसका आंसर आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जोरदार मजा आएगी, ठीक है। बोल कैसन बा, ठीक हुआ। तो ये दोस्तों छोटी छोटी बातें ओनली इंडक्टर की। वीडियो कैसा लगा बिल्कुल से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तबीयत थोड़ा ठीक है, रेडी है, चलता है। और आराध्य का एप्लीकेशन आ गया है, तो जिसने डाउनलोड नहीं किया है, जिन बच्चों ने, प्ले स्टोर में जाके आराध्य का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आराध्य क्लासेस सर्च कीजिए, आ जाएगा, ठीक है ना। टेन टेंग टेडिंग, बाय बाय।